नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। अटेंशन में आज बात मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रियों को दी गई टेंशन की है। जी हां, मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद गुरुवार को शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले अपने मंत्रियों को अपनी मंशा के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब बैठने से काम नहीं चलेगा। मंत्रियों में काम के प्रति प्रतिस्पर्धा लाने के लिए सीएम शिवराज ने रेटिंग प्रणाली की व्यवस्था की है। हर महीने विभाग के कामकाज को लेकर रेटिंग जारी की जाएगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विकास की गति को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों आत्मनिर्भर एमपी को लेकर एक रोड मैप तैयार किया था। बैठक की शुरुआत में सीएम शिवराज ने मंत्रियों से कहा कि आत्मनिर्भर एमपी का रोड मैप तैयार है, मंत्री इसे तेजी से अमल में लाएं। हमें एक दिन भी व्यर्थ नहीं करना है, हमें रिजल्ट देना है। प्रदेश में तेज गति से विकास और जनता का कल्याण करना है। इसके साथ ही साथ प्रदेश में सुशासन भी सुनिश्चित करना है। हर सोमवार को मंत्री अपने विभाग के अफसरों के साथ कामकाज की समीक्षा करेंगे। मंत्री मासिक रिपोर्ट कार्ड में अफसरों से उपलब्धियों के बारे में भी पूछेंगे। विभागीय योजनाओं के साथ साथ केंद्र की योजनाएं कहां तक पहुंची है, इस पर भी संबंधित विभाग के मंत्री नजर रखेंगे। इसके साथ ही सीएम के पास हर विभाग की प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन पहुंचती है और इसी के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान विभाग के कामकाज पर नजर रखेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रोड मैप प्रदेश का तैयार है। अब मंत्री आराम से न बैठे, एक दिन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। अब हर विभाग अपना रोड मैप बना ले। केंद्र की हर योजना में हमें एक नंबर रहना है और हर विभाग की अब रेटिंग तय होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों में आपसी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए रेटिंग प्रणाली लेकर आए हैं। मंत्री हर महीने सीएम के पास अपना रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे और इसी रिपोर्ट कार्ड में सभी कामों का जिक्र होगा। मुख्य सचिव के साथ सीएम सभी विभागों के रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा करेंगे और उसी के आधार पर रेटिंग तय की जाएगी कि किस विभाग ने अच्छा काम किया है। अच्छा करने वालों को वाहवाही भी मिलेगी। इस रेटिंग प्रणाली में मंत्रियों के सामने असली चुनौती ये होगी कि अपने विभाग से संबंधित सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय के अंदर इन्हें पूरा करवाना होगा। साथ ही जन सरोकार से जुड़ी योजनाएं सही तरीके से लागू हो, ये भी सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही केंद्रीय योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक आसानी से पहुंचे, मंत्रियों को ये भी सुनिश्चित करना होगा और इसके लिए उन्हें ग्राउंड लेवल पर मॉनिटरिंग करनी होगी। वही मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड लेने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि रिपोर्ट कार्ड लेने से सरकारी काम में कसावट नहीं आएगी। सरकार को गरीब किसान और बेरोजगारों के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इतना ही नहीं, शर्मा ने कहा कि उपचुनाव के दौरान हुई घोषणाओं पर कितना अमल हुआ है, प्रदेश सरकार को आगे आकर बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम करने का तरीका जो पब्लिसिटी है, जो कमलनाथ जी का इवेंट, जो औचक निरीक्षण है, वो भी दिग्विजय सिंह जी जमाने में कर चुके हैं कि हेलीकॉप्टर से किसी भी गांव उतर जाते थे। तो एक पुरानी चीजों की नकल कर रहे हैं। कसावट तो केवल एक चीज से होगी कि जो आज किसान परेशान है, जो छोटा छोटा व्यापारी परेशान है, लोगों को नौकरियां मिल नहीं रही हैं, जो 28 बाई इलेक्शन में जो घोषणाएं की है, जो वादे किए हैं, उनको पूरा करें, उससे कसावट आएगी अगर पूरे होते हैं। वैसे जानकार मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान एमपी में रेटिंग प्रणाली विकास की गति को रफ्तार देने के लिए लेकर आए हैं। साथ ही इससे धन की बचत भी होगी। आप इसे इस उदाहरण से समझिए, जैसे किसी पुल का निर्माण होना है, उसके लिए 1 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। समय निर्धारित किया गया कि इसे 6 महीने में ही पूरा कर लेना है। विभागीय शिथिलता की वजह से ये काम 6 महीने में पूरा नहीं हुआ। उसके बाद बजट बढ़ जाता है और इससे आर्थिक नुकसान के साथ ही लोगों की असुविधा भी बढ़ जाती है। इसी आर्थिक नुकसान और इस लेट लतीफी के चलते लोगों को होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए सीएम शिवराज ने मंत्रियों को रिपोर्ट कार्ड देने के निर्देश दिए हैं और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही मंत्रियों की रेटिंग तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को स्पष्ट कर दिया है कि हमें आर्थिक संकट में राह निकालनी है। केंद्र की हर एक योजना में प्रदेश के लिए अधिक से अधिक राशि प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। साथ ही जनता को समय पर योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। गुंडे, बदमाशों और माफियाओं को नेस्तनाबूद करना हमारा संकल्प है। सीएम ने गुरुवार को गृह विभाग को उसके कामकाज के लिए बधाई भी दी और मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा की। और इसी रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया। इसके साथ ही हमसे जुड़ेंगे स्काइप से वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप सिंह भी हमसे जुड़े हुए हैं। धनंजय, आपका जी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले प्रभु जी आपके पास देखने, सुनने, पढ़ने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि कामकाज की समीक्षा होगी, रेटिंग होगी, निगरानी होगी, जनता तक योजनाओं का लाभ मिलेगा। और ये व्यवस्था तो मंत्रियों का स्वाभाविक दायित्व है उनका कि ये सब काम को उनको पहले से मॉनिटरिंग करें और अपने अफसर जो हैं उनको नकेल डालें ताकि ये जो समय सीमा पे सारे काम हो जाएं। क्योंकि जिस पुल का हमने उदाहरण दिया, ऐसे सैकड़ों उदाहरण अभी भी हमारे सामने मौजूद हैं। तो आपको लग रहा है कि ये जो सिस्टम बनाया है, हम भी इसको सोच रहे हैं कि इसकी तारीफ करें, लेकिन आपको लग रहा है इसमें क्या कुछ इसमें लूप होल है और इसका क्या हश्र होता आपको नजर आ रहा है? देखिए मनोज जी, हमारे साथ धनंजय जी भी हैं, उनको बड़ा अनुभव है और बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश की सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, कमलनाथ की या शिवराज सिंह की सरकार, उसका कामकाज को देखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये जो रिपोर्ट कार्ड वाला जो फंडा है, ये जब शिवराज सिंह चौहान पिछली बार मुख्यमंत्री थे तभी ये फंडा था, कमलनाथ थे मुख्यमंत्री तब भी ये फंडा था और आज भी वही फंडा है। चूंकि मंत्रियों, अधिकारियों को संदेश देने का खेल होता है कि उनके ऊपर कोई नजर रखे हुए है, वो है उनके विभाग का मंत्री, उस विभाग के मंत्री पर नजर रखे हुए मुख्यमंत्री, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के लिए सहयोगी के तौर पर मंत्री काम करते हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने एक बात और कही है कि इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर विभागों के कामकाज का तो आकलन किया ही जाएगा। उन विभागों में जो अफसर पदस्थ हैं, कई बार ऐसा होता है कि मंत्री अफसर के बीच में पटरी नहीं बैठती जिससे विभाग का कामकाज प्रभावित हो जाए, तो उनकी पोस्टिंग पर भी का निर्धारण भी इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर होगा। तो एक जो परफॉर्मेंस देने का जो पूरा दौर चल रहा है देश में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद, कि पूरा काम परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। जैसा आपने कहा, हमारे पास मध्य प्रदेश में उदाहरण बाणसागर बांध, बिल्कुल, जो बनना शुरू हुआ था डीपी मिश्रा जी के जमाने में और पूरा किया उसको शिवराज सिंह चौहान ने 36 साल बाद भी, लगभग 36 साल, और अभी भी उसकी नहरों का काम पूरा नहीं हो सका। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे पास एक केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की जो हम आज भी बात करें, जिसको अभी मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है कि इसको हम पूरा कराने की दिशा में प्रयास करें, सहमति बन गई है, एग्रीमेंट होने वाला है। ये बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री थे तब एक एग्रीमेंट इसका हो चुका था उत्तर प्रदेश में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सामने, और वो आज तक उसमें काम शुरू नहीं हुआ। तो सरकारों के कामकाज का एक ढर्रा ये भी होता है। तो बस इसी पर कसावट लाने की दिशा में प्रयास है और यदि ये कहा जा रहा है, संदेश देने की कोशिश है कि कसावट लाने का प्रयास किया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो पीसी शर्मा जी कह रहे थे कि कसावट ऐसे नहीं आती है, वैसे नहीं आती, तो पीसी शर्मा जी खुद 15 महीने मंत्री रहे हैं। यदि वो अपनी सरकार में कम से कम अपने विभाग में कसावट ले आते, शायद उनकी सरकार का ये हश्र नहीं होता। और कांग्रेस में एक नई मुहिम चल रही है मनोज जी, एक कैंपेन चल रहा है कांग्रेस का सोशल मीडिया पर कई जगह कि पीसी शर्मा जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, क्योंकि सदन के बाहर जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस वो दिखा रहे हैं, वही परफॉर्मेंस वो सदन के अंदर दिखा सकते हैं। और मैंने एक ट्वीट देखा जिसको पीसी शर्मा जी ने खुद रिट्वीट किया है, वो भी इस पर सहमति जता रहे कि वो नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं। तो कांग्रेस को पीसी शर्मा जी को नेता प्रतिपक्ष बना देना चाहिए, तो सदन के बाहर जैसा उनका परफॉर्मेंस है कसावट लाने का, कांग्रेस को वही परफॉर्मेंस वो सदन के अंदर सरकार में कसावट के लिए ला सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रयोग कांग्रेस का हो सकता है। लेकिन डबरा सीट जिताने के बाद विजय लक्ष्मी साधो भी कह रही है कि मुझे नेता प्रतिपक्ष बना दिया। जो हार गई सीटें उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि जो 19 सीटें बीजेपी ने जीती हैं उनमें से 18 तो कांग्रेस की थी। उनमें से अब मनोज, ये दोनों नेता जिनका नाम आप ले रहे हैं, दोनों पहले दिग्विजय सिंह जी के कैंप में गिने जाते थे, अब दोनों कमलनाथ जी के कैंप में गिने जाते हैं। तो दोनों आपस में तय कर लें, उनके जो लीडर तय कर लें, एक एक बांट भी लें, वो दो नेता प्रतिपक्ष बना दें, तो भी मुझे लगता है उनका मंतव्य पूरा हो जाएगा। क्योंकि जैसा कोरोना चल रहा है उसको देखते हुए लगता तो नहीं है कि आने वाले कुछ समय तक विधानसभा की कार्रवाई 2-3 दिन से ज्यादा लंबी खिंचने वाली है। तो एक दिन दोनों को दे दिया जाए, एक दिन श्रद्धांजलि का हो गया, तो एक दिन के नेता प्रतिपक्ष भी बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल धनंजय जी, एक दिन के नेता प्रतिपक्ष की बात भी हो रही, लेकिन जिस प्रकार से बातें हुई है कि एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी जाएगी, रैंकिंग दी जाएगी, लेकिन जो प्रभु जी ने कहा कि अफसरों के खिलाफ भी कोई एक तक अफसरों की कोई उसमें भूमिका कितनी देखते हो आप? क्योंकि ये जो आइडियाज देते हैं मुख्यमंत्री को, बाकी मंत्रियों को अफसर देते हैं,
हमने देखा कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की बात चलती है, फिर कभी रैंकिंग की बात हो जाती है, फिर पिछले कार्यकाल में ऐसा भी हुआ था कि हर एक मंत्रालय में एक आदमी की नियुक्ति होगी जो सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेगा परफॉर्मेंस की। तो ये परफॉर्मेंस की रिपोर्ट भी उन्हीं अफसरों को बनाना है जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। तो आपको लगता है कि वो ईमानदारी से काम करेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री के पास तो ढेरों काम रहते हैं, वो अकेले इसलिए फ्री नहीं बैठेंगे। और खासतौर से शिवराज जी जैसे मुख्यमंत्री जो कि अपना आधा समय पूरे मध्य प्रदेश को घूमने में देते हैं। बनिस्पत हमने कमलनाथ को देखा आपने भी कि जो सुबह 10 से लेकर रात 10 तक मंत्रालय में बैठते थे, और शायद सप्ताह में 10 घंटे शिवराज जी मंत्रालय में बैठते हैं, बाकी समय फील्ड में रहते हैं। तो वो अफसर जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है वो क्या गुमराह नहीं करेंगे मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को? और अगर ऐसा वो करते पकड़े जाते हैं तो उनकी कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं होना चाहिए? नहीं जी, आपने बात बिल्कुल सही कही है। दरअसल ये मंत्रियों के परफॉर्मेंस ऑडिट की जो बात शुरू हो रही है, कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा 2008-9 के दौरान जब राकेश साहनी चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो राकेश साहनी ने भी उस टाइम में मुख्यमंत्री के जरिए परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट कार्ड मंत्रियों का बनवाना शुरू किया था, लेकिन बहुत ज्यादा उसका कोई असर रहा नहीं। आपको प्रभु पटेल जी को तो ध्यान होगा कि ये पचमढ़ी में एक बार मंत्रियों की परीक्षाएं भी ली गई थी, उसमें बाकायदा चिंतन शिविर में, लेकिन उसका कोई रिजल्ट आया नहीं। दरअसल देखिए, अभी भी जो मंत्रियों को लेकर के बात चल रही है, वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है या लक्ष्य तय किया है, संकल्प लिया है, उसमें जरूर मंत्रियों के परफॉर्मेंस को देखने की बात सामने आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि मंत्रियों का परफॉर्मेंस या रिपोर्ट कार्ड का असर अभी तक के मनोज जी कभी भी बहुत अच्छा रहा नहीं है, हमेशा निराशाजनक रहा है। आप जानते होंगे कि मंत्रियों को सरकार ने तय किया था कि मंत्री 2 दिन मंत्रालय में बैठे, 5 दिन दौरे करें। तो आप देख लीजिए ना, कौन से मंत्री आते हैं मंत्रालय में? पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देख लीजिए, मंत्रालय में कोई मंत्री नजर नहीं आता। जिस दिन कैबिनेट होगी उस दिन मंत्रालय में मंत्री रहते हैं। और अब तो वर्चुअल कैबिनेट है, तो उतने भी पूरे भी नहीं पहुंचते। कैबिनेट आई थी तो भी भोपाल आने का मंत्रियों का जरूरत नहीं पड़ी था, वो खत्म हो गया था। बिल्कुल। तो ये इस पे कसावट लाने की जरूरत तो है, और लेकिन इसके साथ साथ मनोज जी मेरा एक सुझाव भी है कि जी बिल्कुल, सबसे पहले तो परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है, अफसरों का शुरू होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जो है 24 घंटे में 12 घंटे रोज दौरा कर रहे हैं, 5 घंटे 6 घंटे फील्ड में घूम रहे हैं। लेकिन आप बताइए ना, कभी क्या हमारा मुख्य सचिव या कभी आपने सुना है कि हमारे डिविजनल कमिश्नर फील्ड में जाकर के कभी कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया हो, कभी तहसील दफ्तर में जाकर के किसी पटवारी का बस्ता चेक किया हो? तो ये जो सबसे ज्यादा दुविधाजनक स्थिति हो गई ना, अफसरों के परफॉर्मेंस ऑडिट को लेकर के हो गई है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई कलेक्टर अपने तहसील दफ्तर को जाकर आजकल निरीक्षण नहीं करता। तो मंत्रियों से ऐसी उम्मीद करना मुझे लगता है बड़ी बेईमानी होगी। जी चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नितिन शर्मा भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर आपका। जी धन्यवाद। नितिन जी, जो अभी अपने धनंजय जी को भी सुना है, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक रैंकिंग देंगे, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनेगी, देखेंगे किस मंत्री का कामकाज कैसा है, और जो ब्यूरोक्रेसी की जो बात हो रही है कि उसी ब्यूरोक्रेसी को इम्प्लीमेंटेशन कराना, वही ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाकर देगी। तो आपको लग रहा है इससे कामकाज में कुछ सुधार होगा? बल्कि ये हो सकता है कि जिस अफसर के रिश्ते मंत्री से ठीक नहीं हो गए, वो हो सकता है ऐसी रिपोर्ट बनाकर दे दे कि साहब इन मंत्री का परफॉर्मेंस ठीक नहीं, इनके विभाग में ये काम इन्होंने अटका रखे। नहीं, अभी ये तय ही नहीं है कि रेटिंग होगी कैसे, क्या रेटिंग होगी, किसकी क्या रेटिंग होगी। अब आप क्या होता है कि जब सरकार चलती है तो उसमें कुछ विभाग इम्पोर्टेंट होते हैं और कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिनका सरकार में बहुत अधिक महत्व होता ही नहीं है। अब आप उसमें रेटिंग करने के साथ वो सामाजिक न्याय का मंत्री जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो सामाजिक न्याय के मंत्री के पास काम कितना है जो बहुत उसकी परफॉर्मेंस की आप बात करेंगे। तो मंत्रियों की रेटिंग किस आधार पर होगी, मंत्रियों की रेटिंग किस काम पर होगी? क्योंकि अभी तो जैसे मंत्रियों के पास प्रभार वाले जिले ही नहीं है। बिल्कुल। तो जब मंत्री के पास प्रभार वाले जिले ही नहीं है, तो मध्य प्रदेश में ऐसे कई जिले हैं जहां पिछले 7 महीने से जिला योजना समिति की बैठक ही नहीं हुई है। बिल्कुल। तो आप किसी के काम का आधार तब देख सकते हैं जब आपको उसके काम को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो जब तक वो तय नहीं होगा कि किस चीज की रेटिंग होगी, कैसी रेटिंग होगी, और मैं ये मानता हूं कि राजनीति में कोई रेटिंग होती ही नहीं है। मैं इसके उलट एक सवाल करता हूं नितिन जी, क्योंकि लंबे समय से आप प्रशासनिक कवरेज भी देख रहे हैं कि ये फार्मूला क्या होना चाहिए कि जिससे जो आप कह रहे हैं कि वो भी उसमें आ जाए कि अगर कोई जो अनुपयोगी मंत्रालय हैं जिनमें ज्यादा कामकाज नहीं है, उसकी रेटिंग का भी एक पैमाना बन जाए, और जो परफॉर्मेंस वाले हैं उसकी रेटिंग के लिए भी कोई एक ऐसा क्राइटेरिया वो क्या होना चाहिए? देखिए, स्वाभाविक रूप से यदि आपको किसी की रेटिंग करना है या ये देखना है कि वो कैसा काम कर रहा है, तो जो भी मंत्री हैं या जो भी लोग हैं
आपको उनको स्पेसिफिक काम देना पड़ेगा। वो हो सकता है उनके विभाग का हो, या आपको क्लब करना पड़ेगा कि भाई एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, साथ में जो है वो जो इन्वेस्टमेंट है, जो रिलेटेड जो विभाग हैं, बिल्कुल उस विभाग को आपको मंत्रियों का एक टीम बनाना पड़ेगा और फिर उनको बताना पड़ेगा कि मुझको 3 महीने में ये काम चाहिए। बिल्कुल यदि वो कर तो आप ये तय कर पाओगे कि ये लोग सक्षम है कि नहीं है। लेकिन यदि आप उनको ये काम भी नहीं दोगे, आप कहोगे हार्टिकल्चर, क्योंकि बहुत सारी पैमाने होते हैं जी। इस साल बजट का भारी रोना चल रहा है, विभागों में पैसा नहीं है। बिल्कुल जब विभाग में पैसा ही नहीं है तो आप उसके काम का आंकलन नहीं, वो कोई काम कराना भी चाहता है, उसने बहुत अच्छी स्कीम भी बना ली, उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएगा। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं, इन सब पैमानों को देखते हुए, क्योंकि जैसे कई विभागों का बजट जो है वो पिछले साल की तुलना में 30% दिया गया आज तक। निश्चित तो उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो कैसे काम करेंगे? प्रभु जी, आपको लग रहा है कि ये जो नितिन जी कह रहे हैं कि ये वाकई एक बड़ी समस्या तो है ही, लेकिन अगर इसी आधार पर अगर हम देखें तो अगर इसी हिसाब से देखें तो माइनिंग हो गया, परिवहन हो गया, आबकारी हो गया, तो इनके मंत्रियों को तो मान लें कि माइनस रैंकिंग से शुरू होंगे। देखिए मनोज जी, ये जो मसला है जो नितिन जी कह रहे हैं वो बात अपनी जगह पर सही है जी। कमजोर विभागों की या जिन विभागों के पास कामकाज नहीं जी धर्मेश जी, मैं इस बात से सहमत हूँ। दिक्कत ये है कि आप ये सोचिए, अगर अपन मान ले कि पशुपालन विभाग को अगर कमजोर विभाग माना जाता है तो आप सोच लीजिए ना कि पशुपालन विभाग से कितनी बड़ी इकोनॉमी जुड़ी है। अगर मंत्री काम करना चाहे तो पशुपालन विभाग में भी काम ला सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि मंत्रियों की रुचि आप जानते हैं बिल्कुल कितनी और किस में रहती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, गाय से ज्यादा रुचि दूध में है। अकाउंटेबिलिटी तय करना है, इनका रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है तो बहुत सख्ती के साथ करना चाहिए। 6 महीने का समय देना चाहिए कि 6 महीने में आपकी मिनिस्ट्री में क्या काम आया, उससे क्या बदलाव आया, उसका एक पूरा प्रॉपर सिस्टम बनाना चाहिए। और उसको लेकर के मुख्यमंत्री सहित पार्टी के बड़े नेता बैठे कि वाकई में इन लोगों ने काम, मंत्रियों का जो परफॉर्मेंस है वो ठीक है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये सख्ती के साथ तय हो कि अगले बार उसकी जगह कोई नया मंत्री को मौका, नए विधायक को मौका दे कि वो काम करके दिखाए अगले 6 महीने। जी प्रभु जी, ये संभव है क्योंकि इससे संगठन की दखल भी सरकार में बढ़ेगा। फिर ये होंगे आरोप प्रत्यारोप कि सरकार के कामकाज में संगठन दखल दे रहा है, जबकि ये जो सुझाव है इसको आप किस नजरिए से देखते हैं जो कुछ धनंजय जी ने कहा है? देखिए मनोज जी, धनंजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑडिट का फार्मूला बदलना चाहिए हर चीज का। मैं यहाँ पर जो नितिन जी कह रहे थे वहाँ उनकी बात से भी कुछ हद तक सहमत हूँ और कुछ हद तक असहमत हूँ। जी बिल्कुल बताइए। कि ये परफॉर्मेंस के तरीका जो ऑडिट का तरीके से वो उनको राजी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक पॉलिटिकल गिमिक्स है। ये जो भी राज्य के मुख्यमंत्री, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, जब भी वो सरकार का गठन करते हैं तो कहते हैं 100 दिन के कामकाज का हम ब्यौरा देंगे। बिल्कुल 100 दिन के कामकाज का हम ऑडिट कर रिपोर्ट पेश करेंगे। कमलनाथ सरकार ने भी यही किया था। वही काम की मंत्रियों से कहा जा रहा है कि आपने हर महीने की अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए आप। लेकिन मनोज जी, मंत्री बनाता कौन है इन लोगों को? खवासी लखमा जैसा अंगूठा छाप व्यक्ति मंत्री बन सकता है आबकारी विभाग का, जो कि बड़ा रेवेन्यू विभाग है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल इमरती देवी जैसी मंत्री मध्य प्रदेश में बन सकती है 2-2 सरकार में, जो अपना भाषण नहीं पढ़ सकती है मंच पर खड़े होकर, तो फाइल क्या पढ़ेंगी वो अपने विभाग में? महिला बाल जैसा विभाग जो कुपोषण से दूर करने की समस्या से जुड़ा हुआ विभाग है, जिसको बड़े जिम्मा है, जिसको आंगनबाड़ियों को देखना है, जो देश के जो ननिहाल है तैयार हो रहे हैं उनको गढ़ने का काम जिस विभाग को करना है, उस विभाग की मंत्री को ये नहीं, फाइल नहीं पढ़ सकती वो अपने विभाग की, वो हिंदी नहीं पढ़ सकती, अंग्रेजी यदि लिखा हो तो अंग्रेजी तो दूर की बात है। उन्होंने तो वहां से परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होगा? लेकिन उन्होंने 3-4 महीने तो इसी में निकाल दिया ना प्रभु जी, के अंडा देंगे आंगनबाड़ी में, जी दूध देंगे। ये इस तरीके के मंत्री चुने जाते हैं जानबूझकर। जो सरकार का मुखिया होता है वो ऐसे मंत्री को रखता है जो ज्यादा किसी दखलंदाजी ना करे। यदि तेज तर्रार मंत्री होगा तो बहुत सारे मामलों में अलग अलग वो अपने रुचि रखेगा वो, तो उसको लेकर एक इस तरीके की एक जो है गुलदस्ता सजाया जाता है, जिसमें अच्छा गुलाब का फूल भी हो, कांटेदार फूल भी हो, जिसमें केवल दिखाने वाले फूल भी हो, कनेर का फूल भी हो, तो उसी तरह का मंत्रिमंडल होता है। और ये जो परफॉर्मेंस ऑडिट की बात है, हर महीने के रिपोर्ट कार्ड की बात है, ये तमाम चीजें वो जनता को बरगलाने के लिए है जिसने वोट देकर
इस सरकार को बनाया है। बिल्कुल, मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछली सरकार में भी यही सब फंडे थे, इसके पहले की सरकार में भी यही सब फंडे थे, दिग्विजय सिंह सरकार में यही सब फंडे थे। मनोज जी याद होगा तीनों लोगों को, धनंजय जी को भी याद होगा, नितिन जी को भी। दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्रियों की एक ऑडिट रिपोर्ट हुई थी जो लीक हो गई थी, जिसमें अजय सिंह राहुल को 5वें या 6वें नंबर पर रखा गया था, जिसको लेकर कांग्रेस के अंदर काफी बवाल मचा था। तो जब उस जमाने से ये चला आ रहा है सिस्टम, तो उस सिस्टम को नई सरकार भी फॉलो करती जा रही है। केवल जनता के लिए बताने का, एक संदेश देने का खेल है, इसके आगे कुछ नहीं होना इसमें। नितिन जी, प्रभु जी ने कहा गिमिक से, तो जैसे हम देखते हैं कि जब नई बहू आती है तो उसको डांटने की जगह सास जो है बेटी को डांटती ताकि बहू समझ जाए। तो इस रैंकिंग में भी ऐसा होगा कि जो कुछ कमजोर मंत्री हैं, जो या मुख्यमंत्री के कुछ खास है, उनको फटकार लगेगी, बाकियों को सब मैसेज चला जाएगा कि बहुत सख्त है मुख्यमंत्री और बर्दाश्त नहीं होगा और अगले विधानसभा में आपको बाहर कर देंगे। मैं आपकी बात पे आमीन कह सकता हूँ कि अगर ऐसा भी हो जाए तो मतलब मुझको ऐसा लगता है कि ये जो है वो एक खबर थी कि रेटिंग होगी, एक आध महीने हो सकता है कोई चीज हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें सरकारों में हम देखते रहते हैं कि ये सब चलता रहता है कि इसकी रेटिंग होगी, इसका आकलन ऐसे होगा, इसका जो है वो इस तरीके से किया जाएगा। ये केवल इसलिए होता है कि सामने वाले को थोड़ा सा दबाव बनाया जाए। जैसे रिपोर्टर, आप अखबारों में भी देखते हैं कि रिपोर्टर का ये रहता है कि भाई किसने कितनी पाइपलाइन दी, किसने कितना काम किया, ये देखा जाएगा, तो डर के लोग काम करें। तो ये केवल एक तरीका है कि आप लोग जो है वो काम करें, अपने विभाग में पकड़ बनाएं, अपने विभाग में मजबूती लाएं या काम करें। क्योंकि अब जो पूरे देश को यदि आप देख रहे हो जी, तो जो फार्मूला हो गया है, चाहे वो दिल्ली हो तो वहां प्रधानमंत्री और 2-4 मंत्री, या आप किसी भी राज्य को देख लें तो आपने वहां योगी आदित्यनाथ के अलावा कौन-कौन मंत्री है यूपी में, किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। बिल्कुल, अब फार्मूला ही ये हो गया है कि स्टेट जो है वो सीएमओ या पीएमओ चलाने लगे। तो जब ये स्थिति जब पूरे देश में है, हर राज्य में है, किसी भी दल की सरकारें हो, जब कमलनाथ जी की सरकार दिक्कत हो गई तब भी यही स्थिति थी। तो इसलिए उसके आधार पर किसी के काम का आकलन उसको करने का कहना सिर्फ इसलिए है कि भैया तुम काम करो, मेहनत करो, क्योंकि जो काम नहीं करेगा उसको भी मंत्रिमंडल से इसलिए नहीं हटाया जा सकता क्योंकि मंत्री बनाने में जातिगत, क्षेत्रीय, कौन से समीकरण, बिल्कुल बहुत सारे समीकरण है। तो यदि कोई काम नहीं भी करेगा तो इसलिए वो हट जाएगा। ये मुझे अब राजनीति में संभव ही नहीं दिखाई देता कि काम के आधार पर उसको बनाया ही नहीं था, इसलिए ना काम करने के आधार पर उसको हटाया जाए, ये संभव ही नहीं है। जी, चलिए बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका चर्चा भाग लेने के लिए। धनंजय जी, जो कुछ नितिन जी ने कहा कि उस आधार पे आप काम के आधार पर या देखते हैं कि हटाया नहीं जाएगा, लेकिन एक और चीज़ है कि जो बात हो रही कि पीएमओ या सीएमओ स्टेट चला रहे या देश चला रहे, तो उसी सीएमओ में हम देखते हैं कि जो अधिकारी शिवराज जी के तीसरे कार्यकाल में थे वो कमलनाथ के उसमें दिखे और वो अब शिवराज जी के उसमें सीएमओ में दिखाई दे रहे हैं। वही आइडिया देते हैं शिवराज जी को, फिर वो कमलनाथ जी को बताते हैं कि साहब इस योजना में गड़बड़ी है, इसके लिए जन आयोग बनाओ। फिर जब वो हट जाते हैं फिर वो शिवराज जी को बताते हैं कि आप एक मंत्री कैबिनेट एक बनाइए मंत्रियों की जो ये जांच करे कि उस सरकार में कितने भ्रष्टाचार हुए। तो ये जो कैरी फॉरवर्ड का खेल है, तो ये आपको नहीं लग रहा है कि ये भी एक रुकना चाहिए कम से कम? और जो मंत्रियों की बात है कि कम से कम ठीक है आप परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं हटा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमने इस बार मंत्रिमंडल में देखा है कि वो मजबूरियां हो, परफॉर्मेंस की बात हो या किसी एक गुट को एडजस्ट करने की बात हो, तो कई सारे वो चेहरे जिनके बारे में पूरे प्रदेश के लोग या जिनको हमको भी लगता था कि इस मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, लेकिन वो बाहर हो गए हैं। मनोज जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। सुशील चंद्र वर्मा चीफ सेक्रेटरी भी रहे और भोपाल के सांसद भी रहे लंबे समय तक, 5 बार सांसद। वो हमेशा एक जी हाँ भोपाल से सांसद थे। वो हमेशा एक बात कहा करते थे कि सरकार तो कोई की भी हो, चलाते अफसर ही हैं। और मुझे हूबहू तब से लेकर के अब तक के मैंने जो देखा तो मुझे भी लगता है कि अफसर तो वाकई में, सरकार तो वाकई में अफसर चलाते हैं। और जिस तरह की बात हो रही है परफॉर्मेंस ऑडिट की या रिपोर्ट कार्ड की, तो आप देखिए ये रिपोर्ट कार्ड हो या परफॉर्मेंस ऑडिट हो, ये भी तय वही अफसर करता है जो मंत्री के विभाग का प्रमुख सचिव होता है। बिल्कुल। अभी मौजूदा सरकारें हो या पुरानी सरकारें, मनोज जी, आपने सबने देखे हैं कि मंत्री से ज्यादा पावरफुल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहता है। बिल्कुल। और मंत्री में इतना साहस नहीं होता है कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रेगुलेट कर पाए, क्योंकि आप जानते हैं समय और राजनीति की मजबूरी ने किस हद तक के हमारे जनसेवकों का कद प्रभावित किया है, उनका कामकाज प्रभावित किया है, किन कारणों से किया है। तो हमेशा आप ये देखिए कि मंत्री जो है वही मैक्सिमम तौर पे करता है जो अफसर कहता है।
जी। उसमें ये होता है कि एक काम मंत्री का जो रहता है वो अफसर कर देता है, अफसर के 9 काम अपने ऑटोमेटिकली हो जाते हैं प्रभाव में। तो ये परंपरा तो मनोज जी मुझे लगता है सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलती है। राजनीति में भ्रष्टाचार व्याप्त रहेगा तब तक ये चलती ही रहेगी। बिल्कुल प्रभु जी, एक महत्वपूर्ण बात कही धनंजय जी ने, और एक छोटी सी, क्योंकि एक अभी हमने देखा कि इंदौर भोपाल की मेट्रो की बात है कि 2 अफसरों की नियुक्ति 2 साल से 24 लाख रुपए की प्रतिमाह तनख्वाह लेते हैं। 1500-1700 करोड़ का चूना वो सरकारी खजाने को इस बना पे लगा देते हैं कि उन्होंने नक्शा ही नहीं देखा और वो इंदौर की मेट्रो को भूकंप के 4 नंबर जोन में रख देते हैं 2 की जगह। ये इतनी बड़ी बड़ी लापरवाही, इस पर कोई कुछ बात नहीं करता। कह रहे हैं कि भविष्य में 6 महीने बाद 4 महीने बाद परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखेंगे। तो जो अभी हो गया है, हम देखते हैं कि एक पुल पूरा बना देती है सरकार, उसके बाद पता लगता है कि वो नगर निगम ने 3 मकान तोड़े नहीं है। स्मार्ट सिटी में आप करोड़ों रुपए खर्चा कर देते, तो फिर आपको याद आता है कि यार ये बीच की 4 झुग्गियां दिक्कत दे रही हैं, वो लंबे समय तक प्लानिंग खिंचती है। तो इन सबको सबसे पहले तो आपको नहीं लगता इन सारी चुनौतियों से निपटना चाहिए, फिर ये रैंकिंग की बात हो? देखिए मनोज जी, मंत्री का काम है नीतियां बनाना, मुख्यमंत्री का काम है वो नीतियों को लागू कराना, और अधिकारियों का काम उन नीतियों का क्रियान्वयन करना। बिल्कुल। अब जो जैसा धनंजय जी बता रहे हैं, बिल्कुल वही होता है कि अधिकारी फंडे देता है कि परफॉर्मेंस ऑडिट कीजिए मंत्रियों का, और मंत्रियों का परफॉर्मेंस ऑडिट होता है, उनका परफॉर्मेंस का आकलन और रिपोर्ट बनाने का सारा काम भी वही अफसर करते हैं। बिल्कुल। तो यदि परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए तो अफसरों का होना चाहिए। इस प्रदेश में जहां 2 रुपए के लिए एक बीट गार्ड को, फॉरेस्ट के बीट गार्ड को तो नौकरी के लिए कारण बताओ नोटिस मिल जाता है, हालांकि उसका चोरी नहीं हुई है, केवल आकलन में गड़बड़ी है। 2 रुपए का कम आकलन कर दिया, एक ने आकलन ज्यादा किया 2 रुपए का, एक ने आकलन कम कर दिया 2 रुपए कम का, और उसी डिपार्टमेंट के 150 से ऐसे दागी अफसरों को जो है प्रमोशन की राह खोल दी जाती है, लगातार वो बड़े बड़े पदों तक पहुंचा दिया जाता है, जिन्होंने कागज जो है जांच बंद कर दी जाती है, जिन्होंने जंगल कागज में लगा दिए और जो जंगल है जो लगभग ये हर विभाग का यही सिस्टम है, हर जगह का। तो यदि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं या मंत्री लोग चाहते हैं कि वाकई में प्रदेश का भला हो, वो जो कह रहे हैं वैसा कुछ क्रियान्वयन हो, सबसे पहले ऑडिट इन्हीं अफसरों का होना चाहिए। यदि गलती पाई जाती है तो उनको तत्काल सजा देना चाहिए, उनको माफी नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उस विभाग की एक एक शब्द को जानते हैं, नीतियों को जानते हैं, और उनका क्रियान्वयन करने का दायित्व उनका है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा भाग। जी जी धनंजय जी, आधा मिनट में लूंगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली प्रभु जी आपने, बिल्कुल सही कहा। ऑडिट इनका होना चाहिए अफसरों को, और इसकी शुरुआत ऊपर से होना चाहिए। जी, हम ये नीचे से सुधार कभी नहीं कर पाएंगे जब तक कि गवर्नेंस ऊपर से नहीं सुधरेगी, तो नीचे गवर्नेंस का फायदा लोगों को नहीं मिल सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया धनंजय आपके सुझाव का। प्रभु जी आपका भी, क्योंकि जो उपयोगी सुझाव आपने दिए निश्चित रूप से काम आना चाहिए। लेकिन जो कुछ चर्चा में निकल कर आया है कि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस सरकार में अफसरों का है, उनकी कोई नैतिक दायित्व तय होना चाहिए, या उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो तय होना चाहिए कि आखिर कहीं लापरवाही हुई है तो इसका जिम्मेदार हो कौन है। क्योंकि होता ही है कि एक अफसर के समय कुछ काम शुरू होता है, उस अफसर का ट्रांसफर हो जाता है, जब नया अफसर आता है तो वो कहता है मैं देखूंगा, फाइल देखी नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है, आपने बताया है। यही स्थितियां वो मंत्री को बता देते हैं, तो मंत्री भी यही कहता है कि मैं अफसरों से पूछकर बताऊंगा, और ये जो आंख मिचौली का खेल चलता रहता है, इसमें पूरे सिस्टम में परेशान जनता होती है। और जो सरकारी कार्रवाई भी हम देखते हैं, जो प्रभु जी ने बताया कि बीट गार्ड के 2 रुपए का उदाहरण दिया है, अभी 2 आईपीएसओं का उदाहरण है कि एक आईपीएस पत्नी के साथ मारपीट के आरोप में सस्पेंड हो जाते हैं, और दूसरे एक आईपीएस जो कि रिश्वत लेते हैं, रंगे हाथ कैमरे में कैद होते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। तो जब तक ये चेहरा देखकर कार्रवाई चलती रहेगी, तब तक ना मंत्रियों का परफॉर्मेंस सुधर सकता है, ना उनके विभागों का परफॉर्मेंस सुधर सकता है, और अफसर इसी तरह मजे करेंगे, सरकारी खजाना लुटता रहेगा और जनता बेबसी से देखती रहेगी। काम के सम्मान में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।